आज हम अध्याय 12 के अंतर्गत ध्वनि साउंड के आंकिक प्रश्नों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसमें मुख्यतः दो सूत्र प्रयुक्त होंगे। पहला सूत्र है हमारा आवृत्ति न्यू बराबर 1 / आवर्तकाल कैपिटल टी। आवृत्ति यानी दोलन करने वाली या कंपन करने वाली कोई वस्तु 1 सेकेंड में जितने पूर्ण कंपन करती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। तरंग वेग v, तरंग दैर्घ्य समान कला में दोलन कर रहे दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो हम सवाल क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। जो श्रव्य परास कितने 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। फिर कह रहा है इन दोनों आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यानी इसके लिए और इसके लिए हमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। वायु में ध्वनि का वेग हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है दोनों के लिए। तो एक को λ1 मान, इसको λ2 मान लेंगे। और कह रहा वायु में ध्वनि का वेग v की जो वैल्यू दी गई है वो हमको दी गई है 344 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम जानते तरंग वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति यानी v बराबर लैम्डा न्यू। तो हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो लैम्डा का जब मान ज्ञात कर न्यू इसके नीचे आ जाएगा यानी v अपॉन न्यू। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा v अपॉन न्यू। अब हमें इस आवृत्ति के लिए याद करें तो λ1 मान लिया तो λ1 बराबर हो जाएगा v अपॉन न्यू1। न्यू1 यानी पहली वाली आवृत्ति है। v का मान 344 मीटर प्रति सेकेंड है। आवृत्ति का मान हर्ट्ज या प्रति सेकेंड होते हैं 20 दिया गया हमको। 10 का भाग दशमलव यहां लग जाएगा। 2 एकम 2, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 तो 17.2 मीटर ये हमारा तरंग दैर्घ्य निकल आएगा। अब दूसरी आवृत्ति के लिए हम λ2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। v अपॉन न्यू2 हो जाएगा। v का मान फिक्स है 344 मीटर प्रति सेकेंड और ये 20 किलो हर्ट्ज दिया। तो 20 और 1 किलो 1000 हर्ट्ज होता है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 344 में 20 का भाग 17.2 आ जाएगा बटे 1000। जब 1000 का भाग कर 0.3 अंक खिसकेगा तो यहां 0 और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 0.0172 मीटर। और ये जो घात में लिखना हो तो 1 अंक इसका 2 अंक इसका तो हो जाएगा 1.72 इंटू 10⁻⁻² मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है दो बालक किसी एल्युमिनियम पाइप के दो सिरों पर है। एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है। दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्युमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे ये एक एल्युमिनियम पाइप ए बी है तो एक बालक ए सिरे पर कान लगाया, दूसरा यहां पर है। अब क्या होता है ए से आघात किया जाता है। जब आघात करेंगे तो कंपन उत्पन्न होंगे। तो एल्यूमिनियम ठोस है, ठोस में कंपन उत्पन्न होंगे और इसके संपर्क जो वायु वो भी कंपन करेगी तो ध्वनि जाएगी यहां से। अब ध्वनि एक बार किससे वायु से होकर जा रही है और उसी समय एल्यूमिनियम से होकर जा रही है तो यहां पर ध्वनि पहुंचेगी दूसरे सिरे पर। तो दोनों समयों का हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो हमारी ये लंबाई कितनी एल मान ली हमने कि एल लंबाई का ये एल्यूमिनियम पाइप है। अब यहां पर जो ध्वनि चलेगी वो वायु में जाएगी तो उसमें वायु की चाल लगेगी और जो वायु में ध्वनि की चाल होती है वो 346 मीटर प्रति सेकेंड होती है और ये हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर ली है। तो समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तब निकल आएगा। अब जब इसमें आघात किया तो एल्यूमिनियम से भी होकर ध्वनि जाएगी। हम जानते हैं ध्वनि की चाल जो होती है
वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है और गैसों में सबसे कम होती है। तो इस ठोस से होकर भी ध्वनि जाएगी। तो हम जानते हैं, किताब में आंकड़ा दिया गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल जो होती है वो हमारी होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल दी गई, लंबाई हमारी यही फिक्स है, तो फिर हम समय निकाल लेंगे और फिर दोनों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो वायु में ध्वनि चाल 346 मीटर प्रति सेकंड, ये हमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे लिखे गए हैं। एल्यूमिनियम ध्वनि चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड। पाइप की लंबाई कितनी, एल मान ली। तो ध्वनि का वायु से होकर पाइप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लिया गया समय या लगा समय, इसको हमने T1 मान लिया। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी जो दूरी है वो लंबाई के बराबर हो जाएगी, यानी दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है, पाइप की जो लंबाई है, और पाइप की लंबाई कितनी है, एल है। और चाल कितनी है ध्वनि की, वो 346 मीटर प्रति सेकंड है। तो समय का मात्रक सेकंड, तो ये सेकंड निकल आएगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम से होकर ध्वनि को पाइप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय, ये T2 मान लिया। तो T2 बराबर फिर दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी यानी पाइप की लंबाई L और बटे चाल है वो 6420 है मीटर प्रति सेकंड। तो समय किस में निकलेगा, सेकंड में निकलेगा, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब हमसे कह रहा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात में क्या करेंगे, पहले वाले लगे समय में दूसरे वाले लगे समय भाग कर देंगे, यानी T1 अपॉन T2 का मान हमको ज्ञात करना है। T1 का मान है L बटे 346, T2 का मान है L बटे 6420। जब बटे के नीचे बटे लगे हो तो बटे वाली संख्या पलटती ऊपर जाए गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा L बटे 346। नीचे वाले को पलट देंगे, ये हो जाएगा 6420 बटे L। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 6420 बटे 346। 2 से भाग कर देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 0 का 0 0, 2 1 कम 2, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अभी कटेगा नहीं, तो 3210 में 173 का भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा लगभग 18.55, क्योंकि पूरा भाग दो बटे में 1 बचा रहेगा, यानी हम लिख सकते हैं T1 अनुपात T2 बराबर 18.55 अनुपात 1। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। जो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति न्यू से लिखते हैं और ये हमको 100 हर्ट्ज दे रहा है। फिर कह रहा है 1 मिनट में, यानी जो समय दिया गया T का मान वो हमको 1 मिनट दिया गया है। और चूंकि आवृत्ति का मान हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है तो इस मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 1 मिनट बराबर होता 60 सेकंड। तो कह रहा है 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। 1 सेकंड में 100 कंपन कर रहा है, तो 60 सेकंड कितने कंपन करेगा, तो हम 60 का गुणा कर देंगे। तो किए गए कंपनों की संख्या बराबर आवृत्ति गुणे समय। तो आवृत्ति का मान हमको 100 हर्ट्ज दे रहा, गुणे 60 सेकंड है, तो हो जाएगा 6000। कंपनों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 6000 कंपन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। ये 500 मीटर कोई ऊंची मीनार हो गई और इसके आधार पे क्या तालाब है कोई, यहां से एक पत्थर गिराया जाता है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर। फिर कह रहा है पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी। तो पहले क्या होगा, एक पत्थर गिराया जाता है तो पत्थर यहां पर आएगा पहले, तो पत्थर को यहां तक आने में समय लगेगा, फिर पत्थर पानी से टकराएगा तो फिर ध्वनि जाएगी ऊपर।
तो पहले पत्थर को आने में लगा समय, फिर ध्वनि को ऊपर तक पहुंचने में लगा समय। तो हमको क्या क्या दे रहा है, जो ऊंचाई h दी गई है वो हमको 500 मीटर दी गई है। g का जो मान दिया है वो 10 मीटर सेकंड की घाते -2 या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। और जो ध्वनि की चाल है v का मान है वो हमको दिया 340 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले हम ज्ञात करते हैं कि पत्थर को यहां तक यानी तालाब के पानी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यहां पर जब भी पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाता है, तब गति के समीकरणों में त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग होता है। और जब ऊपर से नीचे आता है ऊर्ध्वाधर, तब प्लस जी काम करता है, और नीचे से ऊपर फेंका जाए तो माइनस जी काम करता है। तो यहां पर जो पिंड है या पत्थर है वो विराम से गिरना प्रारंभ करेगा। तो जो प्रारंभिक वेग होगा u, उसका मान कितना होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है, s यानी चली गई दूरी, या h लिख दो या s लिख दो। तो h बराबर ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। h का जो मान है वो 500 मीटर हमको दिया गया है। प्रारंभिक वेग 0 इंटू टी प्लस 1/2। g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और t का मान हमको ज्ञात करना है टी स्क्वायर। तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, तो 500 बराबर हो जाएगा 10 में 2 का भाग जाए 5 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के मान का 5 नीचे आ जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 500/5। और जब 500 में 5 का भाग दे आ जाएगा 100। तो टी स्क्वायर बराबर 100, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 10 सेकंड, क्योंकि समय का मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो मीनार की चोटी से पानी के तालाब तक पत्थर को पहुंचने में लगा समय कितना लगा, 10 सेकंड। अब जब ये पत्थर टकराएगा ध्वनि जाएगी। अब देखते हैं ध्वनि को कितना समय लगता है मीनार की ऊपरी चोटी तक पहुंचने में। तो ध्वनि की चाल हमको 340 मीटर प्रति सेकंड दी गई है, और यहां पर ये जो मीनार की ऊंचाई 500 मीटर है, तो हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 500 मीटर हो जाएगी, चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो देखते हैं कितना समय लगता है। ध्वनि को मीनार की चोटी तक पहुंचने में लगा समय टी डैश मान लिया, तो टी डैश बराबर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई बटे ध्वनि की चाल। मीनार की ऊंचाई हमारी 500 मीटर है, और जो ध्वनि की चाल है वो 340 मीटर प्रति सेकंड हमको दी गई थी। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 50/34। 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 25/17। और जब 25 में हम 17 का भाग करेंगे तभी आ जाएगा 1.47 सेकंड। तो सवाल था हमारा, पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी। तो हमें लगा कुल समय निकालना है। तो कुल समय, जो दोनों समय निकाल इनको जोड़ देंगे t प्लस टी डैश, तो ये हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड प्लस 1.47 सेकेंड, तो हो जाएगा 11.47 सेकेंड। इतना समय हमको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, एक ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यानी चाल कितनी दी गई है, 339 मीटर प्रति सेकंड। यदि इसकी तरंग लैम्डा 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कौन सा सूत्र लग जाएगा, v बराबर लैम्डा इंटू न्यू, क्योंकि हमको v का मान भी दिया गया है, लैम्डा का मान भी दिया गया है, और न्यू का मान हमको ज्ञात करना है। तो ध्वनि की चाल v का मान 339 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, तरंग लैम्डा दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो सवाल लगाते समय एक ही पद्धति में होनी चाहिए मात्रक हमारे। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -2, 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर होता है। और हम सूत्र पढ़ चुके v बराबर लैम्डा इंटू न्यू, तो न्यू का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा v अपॉन लैम्डा।
v का मान कितना दिया 339 बटे लैम्डा 1.5 इंटू 10⁻⁻²। आवृत्ति मात्रक हर्ट्ज या प्रति सेकंड। तो 0.0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 3390। 10 के हाथ माइनस 2 ऊपर जाए प्लस हो जाएगा। 10 के हाथ तो 2 यानी 100। यहां पर 100 का भाग भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो 10 की घात 2 को हम 100 लिख देते ऊपर जाके बटे 1.0 हट चुके 15 हो गया। 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 हो गया। और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 0। तो 1130 गुणा 20 करना है हमको। तो 1130 गुणा 20, 0 0, 113 दूनी 226 हो जाएगा हमारा हर्ट्ज। तो हमसे पूछ रहा है आगे, क्या ये श्रव्य होंगी? ध्वनि में कब सुनाई देती है? जब उसकी सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो। जब ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तभी वो हमें ध्वनि सुनाई देती है, तब वो श्रव्य कहलाती है। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। तो यहां पर ये 22,600 निकल रहा है, ये 20,000 से ज्यादा है, अतः ये ध्वनि हमको सुनाई नहीं देगी क्योंकि ये पराश्रव्य ध्वनि है। अगला क्वेश्चन 20वां कह रहा है, एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है। पनडुब्बी सोनार युक्ति ले वो संकेत भेजती है और उनकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर हो तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। हमें ध्वनि की चाल यानी v का मान हमको ज्ञात करना है और ये दो आंकड़े हमको दिए गए हैं। प्रतिध्वनि ग्रहण करने में लगा समय 5 सेकंड दे रहा है और पनडुब्बी से वस्तु की 3625 मीटर कह रहा है। अब मान लो पनडुब्बी है, यहां पर यह संकेत भेजती है, तो ये संकेत भेजेगी ध्वनि की सहायता से, जाएगा टकरा के फिर वापस आएगा। यानी कि 3625 मीटर दूर है तो पहले यहां तक जाएगी इतनी दूरी तक और फिर वापस आएगी। तो कितना समय लगता है? 5 सेकंड। यानी ध्वनि को यहां से यहां तक जाने में और फिर वापस आने में। प्रतिध्वनि मतलब जहां से ध्वनि चलेगी फिर वहीं सुनाई देगी ना, तभी तो प्रतिध्वनि कहलाएगी। तो 3625 मीटर गई और टकरा के फिर वापस आई, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 3625 प्लस 3625, दोनों को जोड़ देंगे, दो को गुणा कर देंगे। तो हमें चाल ज्ञात करनी है, तो चाल बार दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो? 3625 प्लस 3625। तो चाल ज्ञात करनी, चाल बराबर v बराबर दूरी बटे समय। कुल दूरी कितनी होगी? 3625 प्लस 3625 बटे समय 5 सेकेंड। 3625 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7250 बटे 5। 5 एकम 5, 2 बचा, 22 हो गए, 5 चौक 20, फिर 2 बचा, 55 25 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा।